क्या होगा अगर सिलिकॉन वैली की सबसे आधुनिक एआई टेक्नोलॉजी और वहाँ का वेंचर कैपिटल, इन सब का इस्तेमाल गांव की मिट्टी और बांस से कच्चे घर बनाने के लिए किया जाए? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है शुरू में। बिल्कुल। मतलब एक ऐसी तकनीक जो ना इम्पोर्टेड सीमेंट मंगाती है, ना महंगा सरिया, फिर भी भारी भूकंप झेल सकती है। ये आम तौर पर एक मजाक लग सकता है या शायद किसी साई-फाई फिल्म का प्लॉट। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे क्रांतिकारी हाइब्रिड बिजनेस मॉडल को खोलकर देखने वाले हैं जो ठीक यही करने का प्रस्ताव रखता है। हमारे पास 1 अप्रैल 2026 का एक बेहद रोचक ब्लॉग पोस्ट है। सही बात है। और इसका मकसद बहुत साफ है। हमें यह समझना है कि कैसे एक यूएस बेस्ड प्रॉपटेक यानी प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अपने मुनाफा कमाने वाले मॉडल को प्राचीन निर्माण तकनीकों के साथ जोड़कर भारत और नेपाल के सबसे गरीब लोगों के लिए लाखों घर बना सकता है जी। और वहां का स्केल, और दूसरी तरफ है ग्राउंड लेवल का शुद्ध सामाजिक उद्देश्य। लेकिन इस हाइब्रिड मॉडल की अहमियत समझने के लिए पहले संकट के आकार को समझना जरूरी है। यानी हम आखिर कितने बड़े गड्ढे में अभी? बहुत बड़े। आंकड़े बहुत साफ बताते हैं कि भारत में पहले से ही लगभग 9.4 मिलियन यानी 94 लाख सस्ते घरों की कमी है। और अगर निर्माण की यही रफ्तार रही तो 2030 तक ये कमी 30 मिलियन यानी 3 करोड़ घरों तक पहुंच सकती है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हर बड़े शहर में नई बिल्डिंग बन रही है, फिर ये कमी इतनी बड़ी कैसे होती जा रही है? यही तो आम रियल एस्टेट मॉडल की सबसे बड़ी खामी है। सारा पैसा और सारी तकनीक वहां जाती है जहां सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। आंकड़ों पर गौर करें तो बड़े शहरों में 50 लाख रुपए से कम के घरों का निर्माण, जो 2018 में 52% था, अच्छा। हाँ, वो गिरकर आज सिर्फ 17% रह गया है। डेवलपर्स को लगता है कि सस्ते घर बनाने में मार्जिन बहुत कम है, इसलिए वो सिर्फ लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाने लगते हैं। नतीजा ये है कि एक तरफ आसमान छूती लग्जरी बिल्डिंग बन रही हैं, जिनकी आधी फ्लैट खाली पड़ी हैं, और ठीक उनके बगल में लोग कच्चे और असुरक्षित झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं। आम वेंचर कैपिटल और ट्रेडिशनल रियल एस्टेट इस खाई को भरने में पूरी तरह फेल हो चुके हैं, राइट? बिल्कुल सही। उनसे ये सॉल्व नहीं होने वाला है। यानी सिस्टम में पैसा तो है पर उसकी दिशा गलत है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस नए रिसर्च में एक बहुत ही शानदार उदाहरण सामने रखा गया है, नेपाल की राजधानी काठमांडू का कैलकरी सेना ड्राइव। हाँ, ये केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इस पूरे हाइब्रिड मॉडल का एक जिंदा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये बिल्कुल किसी आम राइड हेलिंग ऐप जैसा काम करता है, जैसे उबर या ओला, जिसे एक एंटरप्रेन्योर ने शुरू किया। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। और ट्विस्ट ये है कि पहले ही दिन से इस ऐप का 100% मुनाफा काठमांडू में 200 फ्री मेडिकल क्लिनिक चलाने में जा रहा है। इसका ऑपरेशन बिल्कुल किसी फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेट जैसा टाइट और तेज है, लेकिन इसका एंड गोल प्योरली सोशल इम्पैक्ट है। मतलब ये आम चैरिटी नहीं है, ये ऐसा है जैसे किसी एनजीओ की गाड़ी में सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप का तेज इंजन लगा दिया गया हो। इंजन पूरी पावर जनरेट कर रहा है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील कल्याण की तरफ घुमा हुआ है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, एक कैब ऐप चलाना और क्लिनिक खोलना एक चीज है, पर 3 करोड़ घर बनाना एक पूरी तरह से अलग इंडस्ट्री है। हाँ, स्केल बहुत बड़ा है यहाँ। तो ये जो यूएस प्रॉपटेक स्टार्टअप का प्रस्ताव है, ये इस पूरे आवास संकट में आखिर फिट कैसे बैठता है? इसको समझने के लिए हमें रिवर्स प्ले नाम के कॉन्सेप्ट को देखना होगा। इसे एक फाइनेंशियल प्लम्बिंग की तरह समझिए। अमेरिका में एक प्रॉपटेक स्टार्टअप शुरू होता है। ये स्टार्टअप आमतौर पर एआई पावर्ड रेंटल प्लेटफॉर्म बनाता है या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का आधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है। ओके, तो उनका मेन प्रोडक्ट टेक है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर यूएस और यूरोप के बड़े रियल एस्टेट कंपनीज को बेचा जाता है, जिससे वो अपना खर्चा कम करते हैं। ये स्टार्टअप बिल्कुल किसी दूसरे टेक वेंचर की तरह फंडिंग उठाता है, टॉप टैलेंट हायर करता है और स्केल करता है। लेकिन यहाँ एक गेम चेंजिंग ट्विस्ट आता है। और वो ट्विस्ट फाउंडेशन वाला है, राइट? एग्जैक्टली। इस कंपनी का 20% हिस्सा शुरुआत से ही एक फाउंडेशन के पास लॉक कर दिया जाता है। वेट रुकिए, इसको थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं। मतलब फाउंडर्स और अर्ली एम्प्लॉयज इस बात पर राजी होते हैं कि कंपनी चलाने का वोटिंग कंट्रोल उनके पास रहेगा, ताकि वो तेजी से और बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक देरी के फैसले ले सकें। लेकिन जब कंपनी मुनाफा कमाएगी या जब उसे पब्लिक किया जाएगा, बिल्कुल, हाँ, तो उस पूरे आर्थिक लाभ का 20% सीधा उस फाउंडेशन को जाएगा।
ये वीसी ग्रीड यानी वेंचर कैपिटल के उस लालच को बाईपास करने का एक तरीका है, जहां सारा पैसा सिर्फ कुछ टॉप इन्वेस्टर्स के पास जाता है। वही सबसे जरूरी पॉइंट है। पहला मिडलमैन जो इस मॉडल में हटाया गया है वो वही ट्रेडिशनल वीसी ग्रीड है, और यूएस मार्केट से आने वाला ये लगातार मुनाफा सीधे भारत और नेपाल में आवास परियोजनाओं और सुपर ऐप्स में लगता है। ये सुपर ऐप क्या है यहाँ? यहाँ सुपर ऐप का मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म से है जो लोकल लेवल पर फूड डिलीवरी, पेमेंट्स और राइड हीलिंग सब एक जगह देता है। ये लोकल ऐप वहां से रेवेन्यू जनरेट करता है और यूएस पेरेंट कंपनी उसे दुनिया की बेहतरीन एआई टेक और सस्ता कैपिटल देती है। ये सारा सरप्लस पैसा मिलकर जमीन खरीदने, बिल्डिंग मटेरियल्स पर सब्सिडी देने और लोकल लेबर की ट्रेनिंग में लगता है। अच्छा, तो इंडियन और नेपाली ऑपरेशंस को इस बात का दबाव नहीं झेलना पड़ता कि उन्हें महंगे घर बनाकर इन्वेस्टर्स को अगले क्वार्टर में खुश करना है। उनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है। सही पकड़ा आपने, उनको क्वार्टरली प्रॉफिट नहीं दिखाना। पैसा तो आ गया चलो, और तकनीक की बैक ऑफिस सपोर्ट भी मिल गई, लेकिन जमीन पर हकीकत बहुत अलग होती है। भारत जैसे देश में जब किसी बड़ी योजना का पैसा गरीबों के नाम पर निकलता है तो रास्ते में कई लीकेजेस होते हैं। लोकल नेता हैं, ठेकेदार हैं और अधिकारी हैं जो उस पैसे को चूस लेते हैं। ये कैपिटल सही लोगों तक बिना किसी भ्रष्टाचार के कैसे पहुंचेगा? यहाँ आती है दूसरी बड़ी चुनौती। वही तो, यानी इस दूसरे मिडलमैन करप्ट ब्यूरोक्रेट को कैसे हटाया जाएगा? यहाँ सिस्टम इंटीग्रेशन और डिजिटल आइडेंटिटी सबसे जरूरी रूप में सामने आती हैं। फाउंडेशन हवा में अंदाजे पर काम नहीं करेगी, वो सीधे सरकार के साथ मिलकर आधार का इस्तेमाल करेगी, जो जैसा कि हम जानते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस है। थोड़ा और क्लियरली समझाइए, क्योंकि आधार तो आजकल हम सबके पास है, पर ये घर बनाने में लीकेजेस को कैसे रोकता है? देखिए, जैसे सरकार आवास योजनाओं यानी प्रधानमंत्री आवास योजना या रोजगार गारंटी स्कीम्स जैसे मनरेगा में पहले से ही बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल करती है। पहले क्या होता था? फर्जी नाम पर पैसा निकल जाता था। हाँ, गोस्ट बेनिफिशियरीज के नाम पर पैसा निकाल लिया जाता था। लेकिन डीबीटी के आने से पैसा सीधे उस इंसान के बैंक खाते में जाता है जिसका फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन सिस्टम में वेरीफाइड है। फाउंडेशन इसी एपीआई का इस्तेमाल करेगी। लक्ष्य सबसे गरीब लोग होंगे जिनके पास जमीन नहीं है, जो कच्चे घरों में रहते हैं। बिल्कुल, और जो EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं, जिनकी आमदनी सरकार द्वारा वेरीफाइड है। एक सिंपल आधार लिंक्ड ऐप इन परिवारों को रियल टाइम में मैप कर लेगा। नेपाल में भी उनके नेशनल आईडी और पॉवर्टी मैपिंग के जरिए ठीक यही मॉडल लागू किया जाएगा। झारखंड, उड़ीसा और नेपाल के जाजरकोट व अछम जैसे इलाके। सही कहा। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल दिक्कत लगती है मुझे। ऐप और डेटाबेस ठीक हैं, कैश ट्रांसफर भी समझ आ गया, लेकिन जब ग्राउंड पर घर बनने शुरू होंगे तो क्या होगा? वहां तो वही पुराने सरकारी टेंडर निकलेंगे, वही सीमेंट, वही सरिया और वही ईंट का इस्तेमाल होगा ना। और वहीं पर घोटाला होता है। एग्जैक्टली। लोकल माफिया और करप्ट कॉन्ट्रैक्टर किसी भी डिजिटल सिस्टम में लूप होल निकाल ही लेते हैं, जैसे सीमेंट में राख मिलाना या खराब सरिया लगाना। इस तीसरे मिडलमैन को कैसे हटाएंगे? ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे मजबूत हिस्सा है, और यही वो जगह है जहां दिमाग सच में हिला देने वाली अप्रोच मिलती है। इस पूरे भ्रष्टाचार के लूप को तोड़ने के लिए फाउंडेशन सीमेंट या ईंट का इस्तेमाल करेगी ही नहीं। जी हाँ, बिना सीमेंट के 3 करोड़ घर। जी हाँ। यहाँ मुद्दा सच में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते वक्त एक बेहद खूबसूरत विचार सामने आया था। स्रोत में मिट्टी आवास के लिए वही है जो आज़ादी के समय खादी थी, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। यानी हम सीधे अपनी जड़ों की तरफ वापस जा रहे हैं। लेकिन मिट्टी सुनते ही डर लगता है। वही तो, खादी और मिट्टी में फर्क है। मिट्टी का घर सुनते ही लगता है कि पहली बारिश में वो बह जाएगा। यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारा। ये कोई पुरानी रोमांटिक सोच नहीं है जहां हम लोगों को झोंपड़ियों में रखना चाहते हैं। ये आधुनिक साइंस और कटिंग एज सस्टेनेबिलिटी है। अगर हम बिहार या यूपी के मौसम का विश्लेषण करें, वहां गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है, भयानक बाढ़ आती है और ठंड में नमी होती है। हाँ, मौसम तो बहुत एक्सट्रीम है। ऐसे मौसम में आधुनिक कंक्रीट पूरी तरह फेल हो जाता है। कंक्रीट गर्मी को सोख लेता है और रात के वक्त अंदर का माहौल भट्टी जैसा बना देता है, जिसके लिए फिर एसी या कूलर चाहिए ही चाहिए। नमी के वक्त कंक्रीट में दरारें आती हैं, जहां से पानी रिसने लगता है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया भर में कार्बन इमिशंस का सबसे बड़ा कारण सीमेंट इंडस्ट्री है। सही बात है, सीमेंट बहुत पोल्यूशन करता है। इसके मुकाबले प्रॉपर्ली इंजीनियर्ड मिट्टी के घर इस मौसम के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि मिट्टी ब्रीथ करती है।
तो ये मिट्टी को प्रॉपरली इंजीनियर करने की कौन सी तकनीकें हैं? क्योंकि गांवों में कई बार जमीन का आकार अलग होता है, असमान होती है। हर जगह एक ही फॉर्मूला तो नहीं लग सकता ना? बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से इस रिसर्च में मिट्टी की 4 अलग-अलग आधुनिक तकनीकों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। पहली तकनीक है रैम्ड अर्थ, जिसे पी से भी कहते हैं। एवल होता है, उसे एक टेम्पररी वुडन या स्टील फ्रेम के अंदर डालकर न्यूमेटिक टूल्स या भारी हथौड़ों से बहुत जोर से दबाया जाता है। उसे रैम किया जाता है। ओके, तो उसको बहुत टाइटली पैक करते हैं। हाँ, और इस कंपैक्शन से मिट्टी के कण आपस में पूरी तरह लॉक हो जाते हैं। जब फ्रेम हटाते हैं तो एक साथ सेंटीमीटर मोटी पत्थर जैसी मजबूत और सपाट दीवार सामने आती है। नेपाल के आछम में एक पूरा हॉस्पिटल और कई आवास इसी तकनीक से बने हैं और इसने निर्माण का खर्चा सीधे 40% तक कम कर दिया। 40%, ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है। लेकिन जहां रैम्ड अर्थ के लिए भारी इक्विपमेंट नहीं ले जाए जा सकते या जहां सीधी दीवारों की जगह थोड़ा अलग कर्व डिजाइन चाहिए, वहां क्या विकल्प बचता है? वहां दूसरी तकनीक आती है कोब। इसमें किसी फ्रेम की जरूरत नहीं होती। मिट्टी, भूसा यानी स्ट्रॉ और पानी को पैरों से या मशीनों से गूंदकर गोल आकार के टुकड़े बनाए जाते हैं। जैसे आटा गूंथते हैं। थोड़ा वैसा ही। फिर उन्हें हाथ से एक के ऊपर एक रखकर दीवार बनाते हैं और सूखने देते हैं। भूसा इसमें रीइंफोर्समेंट का काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे प्लास्टिक में फाइबर। ये मोड़दार या कर्व डिजाइन बनाने के लिए बेहतर है और इसमें स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बहुत हाई होती है। और तीसरी तकनीक? तीसरी तकनीक है अडोबी, जो धूप में सूखी मिट्टी की ईंटें होती हैं। मिट्टी के पेस्ट को सांचों में डालकर धूप में सुखा लिया जाता है। ये उन जगहों के लिए बेहतर है जहां कम्युनिटी मिलकर पहले से ईंटें बनाकर रखना चाहती हैं। ये तो काफी हद तक हमारे गांव में पहले भी होता था। और बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए क्या करेंगे, जहां शायद जमीन के पास मिट्टी गलने का डर हो फ्लड्स की वजह से हैं। एक लैटिस जैसा स्ट्रक्चर। हाँ, फिर उस पर मिट्टी और भूसे का लेप लगाते हैं, जिसे डॉब कहते हैं। ये बहुत हल्की दीवारें होती हैं और बाढ़ आने पर अगर मिट्टी धुल भी जाए तो स्ट्रक्चर खड़ा रहता है और बाद में आसानी से नया लेप लगाया जा सकता है। वाओ, ये तो काफी रिजिलियंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी तकनीकों से बने घर की थर्मल मास इतनी अच्छी होती है कि बिना किसी एसी के बाहर के मुकाबले अंदर का तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा रहता है। इनका कार्बन फुटप्रिंट सीमेंट के मुकाबले 80 से 90% कम होता है। ये सब सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन यहाँ एक ऐसी समस्या आती है जहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बिहार और नेपाल दोनों भूकंप यानी अर्थक्वेक के हाई रिस्क जोन में आते हैं, जोन 4 और 5 में। भूकंप का डर तो सबसे बड़ा है वहाँ। जब जमीन हिलेगी तब 7 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की दीवार हो या धूप में सूखी ईंट, क्या वो ताश के पत्तों की तरह बिखर नहीं जाएंगे? ये डर बिल्कुल वाजिब है और यहीं पर इस मॉडल का सबसे मजबूत स्ट्रक्चरल एलिमेंट सामने आता है। भूकंप से मिट्टी को बचाने का जवाब है बांस यानी बैम्बू। बांस को प्रकृति का अपना रीबार या सरिया कहा जाता है। वेट, बांस को स्टील सरिया से कंपेयर करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? स्टील तो आखिर स्टील है। लगता तो वैसा ही है, लेकिन अगर हम बांस की माइक्रो स्ट्रक्चर को देखें तो उसके फाइबर्स इस तरह अलाइंड होते हैं कि वजन के हिसाब से टेंशन झेलने की क्षमता में बांस स्टील से भी ज्यादा ताकतवर निकलता है। सच में? बिल्कुल। और भूकंप के वक्त सबसे बड़ा दुश्मन मजबूती नहीं बल्कि कड़ेपन या स्टिफनेस होता है। कंक्रीट रिजिड होता है, इसलिए भूकंप के झटकों से वो क्रैक हो जाता है और गिर पड़ता है। इसके मुकाबले बांस की सबसे बड़ी खासियत इसकी लचक है। अच्छा, वो बेंड हो सकता है बिना टूटे? हाँ, बांस 2 से 3% तक बिना टूटे मुड़ सकता है और वापस अपनी जगह आ सकता है। 2015 के भयानक नेपाल भूकंप में ग्राउंड पर यह देखा गया था कि मिट्टी और बांस के ट्रेडिशनल घर खड़े रहे, जबकि आधुनिक कंक्रीट के घर धराशायी हो गए। ये तो सच में आंखें खोलने वाला तथ्य है। तो इस बांस का इस्तेमाल मिट्टी के साथ प्रिसाइसली कैसे किया जाता है ताकि पूरा स्ट्रक्चर एक यूनिट की तरह काम करे? इसकी इंजीनियरिंग को 3 लेयर्स में बांटा गया है। पहला है वर्टिकल बैम्बू पोल्स। मोटे और सीधे बांस को दीवार के कोनों और दरवाजों के पास जमीन में डीपली एंकर करके खंभों की तरह खड़ा किया जाता है। ये लैटरल फोर्स यानी आड़े झटकों से बचाते हैं। ओके, ये फाउंडेशन हो गया एक तरह से। दूसरी लेयर क्या है? दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है हॉरिजॉन्टल बैंड्स या रिंग बीम्स। जमीन के थोड़ा ऊपर, खिड़की के लेवल पर और छत के लेवल पर बांस के हॉरिजॉन्टल बैंड्स पूरे घर के चारों तरफ बांधे जाते हैं।
ये दीवारों को बाहर की तरफ फैलने और गिरने से रोकते हैं। इस इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को बॉक्स इफेक्ट कहते हैं। बॉक्स इफेक्ट यानी पूरा घर एक साथ मूव करेगा। सही पकड़ा। पूरा घर भूकंप के वक्त अलग अलग हिस्सों की तरह नहीं, बल्कि एक लचीले डब्बे की तरह एक साथ मिलता है। और तीसरी लेयर क्या है फिर? तीसरी लेयर है स्प्लिट बैम्बू मैश। बांस को पतली पतली पट्टियों में चीरकर उसका एक जाल बनाया जाता है और उसे सीधे मिट्टी की दीवार के अंदर सैंडविच कर दिया जाता है। ये मिट्टी में आने वाली दरारों को ही वहीं रोक देता है। ये सब सुनने में टेक्निकल और ठीक लगता है, लेकिन एक गांव का ठेकेदार या मिस्त्री ये कैसे तय करेगा कि कौन सा बांस मजबूत है और कौन सी मिट्टी रैमडर्स के लायक है? यहाँ आकर तो हम वही पुराने अंदाजे वाले निर्माण पर फंस गए ना। ऐसे तो क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहाँ उस यूएस प्रॉपटेक स्टार्टअप की एआई टेक्नोलॉजी की दोबारा एंट्री होती है और ये मैकेनिज्म सच में हैरान करने वाला है। फाउंडेशन के डेवलपर्स ऐसे स्मार्टफोन ऐप्स बना रहे हैं जिसमें कंप्यूटर विजन मॉडल्स ट्रेंड हैं। अच्छा, स्मार्टफोन से टेस्ट करेंगे? हाँ, एक लोकल वर्कर सिर्फ अपने फोन के कैमरे से बांस के रेशों और उसके नोट्स की फोटो खींचेगा। एआई तुरंत उस इमेज का विश्लेषण करके बता देगा कि इस बांस की डेंसिटी कितनी है और क्या ये भूकंप रोधी स्ट्रक्चर के लिए सही है या नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी हड्डी का एक्सरे या एमआरआई स्कैन निकालना, लेकिन बिना किसी भारी मशीन के। ओह वाओ, ये तो सच में गेम चेंजर लग रहा है। रुकिए, ये तो बांस की बात हुई, लेकिन जमीन और मिट्टी का क्या? क्या ऐप मिट्टी भी चेक करेगा? उसके लिए मैक्रो लेवल टेक का इस्तेमाल होगा। सैटेलाइट मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग। आसमान से सैटेलाइट जमीन के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लेती हैं जो मिट्टी के मॉइस्चर और मिनरल कंटेंट को माप सकती हैं। यानी सैटेलाइट से मिट्टी की क्वालिटी पता चल जाएगी। बिल्कुल। एआई इस डेटा का विश्लेषण करके पहले से ही बता देगा कि किस गांव के किस हिस्से में 40% क्ले वाली परफेक्ट मिट्टी मिलेगी। इससे महीनों का मैनुअल सॉइल टेस्टिंग का वक्त और पैसा बच जाता है। जब आपको टेंडर में महंगा सीमेंट और स्टील खरीदना ही नहीं है और सारा मटेरियल वही लोकल जमीन का है जिसको टेक वेरीफाई कर रहा है, तो मिडलमैन का भ्रष्टाचार अपने आप सिस्टम से बाहर हो जाता है। और पैसा गांव के बाहर नहीं जाएगा, बल्कि लोकल इकोनॉमी में ही घूमेगा, क्योंकि गांव की औरतों और मजदूरों को ही मिट्टी गूंदने और ईंट बनाने का रोजगार मिलेगा। एग्जैक्ट पॉइंट। पैसा वहीं रहेगा जहां उसकी जरूरत है। एकदम मजबूत आधार बन गया। मटेरियल सस्ता है, टेक एडवांस्ड है, मिडलमैन आउट हो चुके हैं और टारगेट ऑडियंस आधार से फिक्स है। लेकिन यहाँ गाड़ी एक आखिरी स्टेशन पर आकर रुकती है। इस पूरे सिस्टम को शुरू करने के लिए और पायलट प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए सरमाया यानी अपफ्रंट कैपिटल कहाँ से आएगा? क्या ये मॉडल स्केल कर पाएगा? इस बारे में ये मॉडल बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है। इसमें मार्क क्यूबिन जैसे इन्वेस्टर्स को की गई एक पिच का विश्लेषण है जो इस पूरे विजन को 3 स्टेजेस में बांटती है। ओके, उन स्टेजेस के बारे में बताएं। स्टेज 1 में सिर्फ $1 लाख यानी लगभग 80 से 85 लाख रुपए चाहिए। ये आइडिएशन फेज के लिए है जो शुरुआती 3 महीने चलेगा। इसमें ग्राउंड रिसर्च, लीगल फ्रेमवर्क और स्टार्टअप की शुरुआत होगी। ओके, उतना तो सीड फंडिंग में मिल ही जाता है आमतौर पे। हाँ, फिर आती है स्टेज 2 जिसके लिए $2 मिलियन की जरूरत होगी। इस पैसे से वो कोर डिजिटल टीम बनेगी, वो एआई एप्स, बांस स्कैन करने वाला कंप्यूटर विजन, ब्लॉकचेन ट्रैकिंग सिस्टम और वो यूएस प्रॉपटेक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा जो बाद में सब्सक्रिप्शन से लगातार मुनाफा कमाएगा। लेकिन असली चुनौती तो स्टेज 3 में आएगी मुझे लगता है। डिजिटल ऐप बनाना सस्ता हो सकता है, पर जमीन पर आकर फिजिकल घर बनाना महंगा है। उसके लिए क्या प्लान है? स्टेज 3 के लिए $10 मिलियन का बजट रखा गया है ऑफलाइन पायलट प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब जमीन खरीदने और हार्डवेयर सेटअप की बात आती है, तो क्या सिर्फ $10 मिलियन एक बड़े पायलट के लिए काफी है? $10 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। 10 मिलियन किसी नेशनल लेवल रोल आउट के लिए काफी नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये प्योरली एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए है, यानी ग्राउंड पर पहले कुछ 100 घर बनाकर सिस्टम की टेस्टिंग करना। अच्छा, सिर्फ शुरुआती टेस्टिंग। हाँ, एक बार जब ये पायलट चल पड़ा और मिट्टी बांस के घर एआई द्वारा टेस्ट होकर खड़े हो गए, तो यहां से नेटवर्क इफेक्ट अपना काम शुरू करेगा। जैसे जैसे यूएस सॉफ्टवेयर मार्केट में ये प्रॉपटेक कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचेगी, वहां का मुनाफा इस 10 मिलियन के इनिशियल फंड को हर क्वार्टर बढ़ाता जाएगा। और दूसरी तरफ इंडिया और नेपाल में जो सोशल इम्पैक्ट दिखेगा, वो यूएस में और बेहतर टैलेंट और फिलैंथ्रोपिक कैपिटल को अट्रैक्ट करेगा। ये एक ऐसी साइकिल बन जाएगी जो अपने आप को फीड करती है, राइट? एग्जैक्टली। एक तरफ से प्रॉफिट आएगा और दूसरी तरफ इम्पैक्ट क्रिएट होगा। इस पूरे विश्लेषण पर यहाँ एक पल रुककर ये सोचना जरूरी है कि सुनने वालों के लिए इस जानकारी का असल जिंदगी में क्या मतलब है।
बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अगर पैसा कमाना है तो स्ट्रिक्ट बिजनेस करना होगा और अगर कल्याण करना है तो चैरिटी करनी होगी। ये दोनों हमेशा अलग अलग डिब्बों में रखे जाते थे। सही कहा, दोनों को मिक्स नहीं करते थे। लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल हमें सिखाता है कि मुनाफा और उद्देश्य एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। इस नई सोच में वो दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं। एक तेजी से बढ़ता यूएस टेक स्टार्टअप अपने एडवांस सॉफ्टवेयर से पैसे कमाता है और बिना किसी वीसी लालच या करप्ट मिडलमैन के वही पैसा सीधे बिहार और नेपाल की जमीन पर प्राचीन मिट्टी और बांस के इको फ्रेंडली घर बनाने में लग जाता है। अगर इस चर्चा का निचोड़ निकाला जाए तो ये सिर्फ एक आवास योजना नहीं है, ये पूरे आर्थिक और सामाजिक सिस्टम की रीवायरिंग है। ये मॉडल दिखाता है कि तकनीक, एआई और सिलिकॉन वैली का डिसिप्लिन सिर्फ अमीरों के लिए नए खिलौने बनाने के लिए नहीं है। अगर उस स्केल को ठीक से चैनल किया जाए तो वो ग्राउंड पर सबसे गरीब इंसान की सबसे उलझी हुई समस्या को, और वो भी उनकी अपनी लोकल मिट्टी के जरिए, सुलझा सकता है। तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? आवास संकट जैसे उलझे हुए मुद्दे का इलाज सच में हमारी जड़ों में, हमारी मिट्टी और बांस में ही छुपा है। बस उसको आधुनिक तकनीक के साथ इंटीग्रेट करने का एक नया लेंस चाहिए था, जो इस हाइब्रिड मॉडल ने हमें दिया। और इसी के साथ हमारी ये चर्चा यहाँ खत्म होती है। बिल्कुल। लेकिन इस गहरी चर्चा को बंद करने से पहले एक नए और थोड़े छेड़ने वाले, यानी एक प्रोवोकेटिव विचार के साथ छोड़ना जरूरी लगता है। इस पर आप सब थोड़ा गौर कीजिए। अगर ये हाइब्रिड बिजनेस मॉडल हाउसिंग जैसे सबसे मुश्किल और महंगे संकट को सुलझाने के लिए काम कर सकता है, तो क्या आने वाले भविष्य में ट्रेडिशनल सरकारी टैक्स और पुराने वेलफेयर सिस्टम की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, क्या अगले 10 या 20 सालों में हमारी हर कैब राइड, हर फूड डिलीवरी या हर नए सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन से दुनिया भर का फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर चल पाएगा? क्या टेक स्टार्टअप्स आने वाले समय की नई सरकारें बनने जा रहे हैं, जो अपना मुनाफा खुद कमाएंगे और टैक्स मांगने की जगह अपने इकोसिस्टम के जरिए खुद ही जनता की देखभाल करेंगी? इस बारे में आगे जरूर सोचिएगा। तब तक के लिए नए विचारों को टटोलते रहिए।